आइए आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के बदले का यह दूसरा दिन है। हिंदुस्तान के हमले से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन नापाक पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के 3 जहाजों ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी हवाई सरहद की खिलाफ वर्जी आज सुबह की, और पाकिस्तानी जहाजों ने खासतौर से जब घुसने की कोशिश भी नहीं की थी कि हिंदुस्तानी जहाजों ने खदेड़ना शुरू कर दिया और उनके एक जहाज को मार गिराया गया। तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने जिनेवा समझौते की सीधी खिलाफ वर्जी की है। सबसे पहला काम उसने जो घटिया काम किया, जो कहीं ना कहीं उसने बड़ी खिलाफ वर्जी की है, जल्दबाजी में ज्यादा होशियारी के चक्कर में पायलट का वीडियो जारी कर दिया, यह कहते हुए कि यह शख्स हमारे कब्जे में और यह हिंदुस्तान का पायलट है, हम अभी मुबैना तौर पर करें। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि हमें वापस करो और यह जिनेवा समझौते की खिलाफ वर्जी। यहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त कर्नल अशोक प्रभाकर साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अनुराग वर्मा जी सीनियर सहाफी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप अक्सर हमारी चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं और अपनी अहम राय रखते हैं। हमारे साथ कमोडोर एएस बहल साहब भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। खैर मकदम है आपका। और डॉक्टर राजन कुमार जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। मैं राजन जी के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा। डॉक्टर राजन कुमार जी, कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है जिनेवा समझौते की वीडियो जारी करना, जो हिंदुस्तान ने ऐतराज किया है, यह जल्दबाजी में जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत कहां तक ले जाएगी पाकिस्तान को? जी देखिए, जो जिनेवा की बात है तो जिनेवा का कन्वेंशन का कोई पाकिस्तान ने पहली बार उल्लंघन नहीं किया जी। आप देखें कि इससे पहले जो कुलभूषण जी की जो बात हुई थी उसमें भी जिनेवा कन्वेंशन का काफी उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स होती है, जो सोल्जर के राइट्स होते हैं, उसको पाकिस्तान ने पहले भी नहीं माना है। लेकिन भारत को इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर उसमें डाल के उनको उनकी रक्षा के लिए उनके जो बेसिक राइट्स हैं उसको मुहैया करवाना पड़ेगा, पाकिस्तान सरकार को देनी पड़ेगी। और इससे पाकिस्तान स्टेट जो है उसकी लेजिटिमेसी भी खत्म होती है कि अगर आप सोल्जर्स को जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक नेचुरल और ह्यूमन राइट्स जो हैं, अगर वो आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है। और अभी तो एक शुरुआत है। आप देख रहे हैं कि जब भी डेमोक्रेसी फाइट करती है, भारत एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी तब तक फाइट करती है जब तक वो जीतती नहीं है वॉर। एक डेमोक्रेसी का एक ये होता है कि जब भी वॉर में जाता है, वॉर में लेट से जाता है, वो नहीं जाना चाहता है। लेकिन अगर जनतंत्र और प्रजातंत्र अगर वॉर में जाता है और उसके पास अगर रिसोर्सेस हैं तो वो अंत तक वॉर को ले जाता है। ये पाकिस्तान को समझनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा और पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि आप अमन की बात करते हैं, लेकिन अमन तब तक कायम नहीं हो सकता जब वहां पर आप जैसे मोहम्मद के जो चीफ हैं उसको आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं और उसको इंडिया को हैंड ओवर नहीं करते हैं या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं जिसके लिए इंडिया तैयार हो। दूसरी बात की वहां पे पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर वॉर एस्केलेट होता है तो ये पाकिस्तान के बिल्कुल हक में नहीं है। यहां तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को खुले तौर से साफ सहायता देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका तालिबान से बात करा, अमेरिका भी पाकिस्तान और भारत दोनों पे प्रेशर बनाए हुए है कि वो इस कंडीशन, वो चाहता नहीं है कि साउथ एशिया में वॉर हो और अमेरिका का जो तालिबान से जो बातचीत चल रही है उसमें कोई खलल है जी। रशिया भी नहीं चाहता। आपने देखा कि सऊदी अरबिया के जो प्रिंस थे उन्होंने भी अभी दोनों जगह दौरा किया और उन्होंने भी स्टेटमेंट ये दिया था कि साउथ एशिया में जो वार है वो हित में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो अमन की बात की है तो केवल अमन की बात करने की बात नहीं होती। हम बात तो कई बार कर चुके हैं। जरूरी यह है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अमन की बात करना बहुत आसान है और डायलॉग मारना बहुत आसान है, जो कि वहां का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके वजीर आजम के हवाले से कि आइए जी हम बैठते हैं एक टेबल पर और बात करते हैं खित्ते में अमन के लिए। लेकिन कर्नल अशोक प्रभाकर, अगर इतने ही अमन के ख्वाह हैं तो फिर वापस करें। वो शख्स जिसको आप वीडियो में दिखाते हैं और कहते हैं हिंदुस्तान का पायलट है, आप उसे वापस कीजिए। यह होती है अमन की कोशिश या सीधे तौर पर शांति की कोशिश, यह दिखाने की कोशिश। क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप अमन की बात कर रहे हो तो आपका पहला टेस्ट तुरंत है। आपको इमीडिएटली फ्लैग मीटिंग करनी चाहिए बॉर्डर के ऊपर, आपको लाना चाहिए, बाइज्जत हमारे पायलट को वापस करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप आपके चेक करने का। अगर आप इसमें खड़े उतरते हैं तो अगली बात करेंगे। अगर आप इसमें खतरे नहीं उतरते तो नेचुरली आपके मन के अंदर खोट है, आप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। कल होना चाहिए द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इट शुड बी वेरी क्लियर टुडे यू शुड टेल। आपको हमारे तुरंत ही एट द नेशनल लेवल थ्रू द डायरेक्टर जनरल ऑफ बोथ द आर्मीज दे शुड टेल कि हम कल मॉर्निंग में आपके पायलट को रिटर्न करेंगे। आपका ये एक्शन होना चाहिए। अगर आप दिखाते हैं तो माने कि आप सच कर रहे हैं, अदरवाइज हमेशा की तरह आप झूठ बोल के आप वर्ड की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, हम ये समझेंगे। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। मैं जाना चाहूंगा एएस बहल साहब के पास।
बैल साहब, खासतौर से अगर हम बात करते हैं इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, हमारा पायलट अगर उनके कब्जे में है, जैसा कि हिंदुस्तान ने भी कहा है कि आपने वीडियो दिखा करके सीधे तौर पर जिनेवा समझौते की खिलाफ वर्जी की है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहले सब बहुत डिस्कशन हो चुका है कि जो असली पावर सेंटर है वो पाकिस्तान आर्मी है और कठपुतली जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर सियासी लीडरशिप है जी। अगर 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 कठपुतली वो है तो असली पावर सेंटर वहां है, तो जब तक उस पावर सेंटर पे सस्टेन्ड प्रेशर नहीं होगा तो तक आतंकवाद का रास्ता वो लोग नहीं छोड़ेंगे। और उनकी जो ISI जिनका डायरेक्ट लिंक इन तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और सलाउद्दीन के जो ऑर्गेनाइजेशन उन तीनों के साथ है, वो टूटेगा नहीं और वो कंटिन्यू रहेगा। और कुछ समय ये लोग चुप रहेंगे और उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बहुत अहम है कि कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ ना हो। अगर बातचीत होगी तो ये जो सीरियसनेस है, ये जो एस्केलेटेड हमने प्रेशर बनाया है वो एकदम खत्म हो जाएगा। और बातचीत का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि बातचीत हो ताकि डी एस्केलेशन हो जाए, और डी एस्केलेशन के बाद वो वापस ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स पे स्ट्रैटेजी पे चले जाएं। और यही आतंकी जो सरंगा लीडर्स हैं ये फिर इस्तेमाल किए जाएंगे उसके बाद। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कहें कि या तो हमको हैंड ओवर कर दें या कोई ऐसा सीरियस एक्शन लें इन तीनों के अगेंस्ट जिससे लगे कि आतंकवाद का रास्ता पाकिस्तान छोड़ रहा है। क्योंकि बहुत क्लियर है कि अगर हमने ये प्रेशर अभी हटा दिया इनके ऊपर से, जब ये आइसोलेटेड है, जब ये फंसे हुए हैं कॉर्नर में, तो ये उसका फायदा उठा के बाद में हिंदुस्तान को तंग करेंगे और आतंकवाद बंद नहीं होगा। और ये आप देखेंगे कि आज से कुछ समय के बाद, इलेक्शन से पहले जी, ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी इंडिया की जो बीजेपी की पार्टी है वो दोबारा जीते। तो वो जरूर कोशिश करेंगे उस समय कि इंडियन मुजाहिदीन या किसी और को एनकरेज करके ऐसे ऐसे शहरों में घटनाएं करेंगे, हो सकता है यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, दूसरे शहरों, दूसरे स्टेट्स में हो। और हम कहां कहां रोक सकते हैं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये हमें रोकना भी है, हमारा प्रेशर उन पर रहना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी को एक्सपोज होना पड़ेगा और हमें कंटिन्यूअस एक्शन लेना है। और हमें मसूद अजहर को नहीं छोड़ना, हमें लश्कर तैयबा के जो सरंगा है हाफिज सईद उनको नहीं छोड़ना, और हमें किसी भी हालत में सलाउद्दीन, इन तीनों को नहीं छोड़ना। और हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं कि हिंदुस्तानी आर्मी के पास कितना असलहा है, कौन कौन सी ताकत है, और पाकिस्तानी आर्मी उसके मुकाबले किस लेवल पर, किस सतह पर, यह भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। मेरे साथ अनुराग वर्मा जी हैं, सीनियर सहाफी हैं। अनुराग वर्मा जी, पॉलिटिकल विल बहुत बड़ी चीज होती है। हिंदुस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल विल मजबूत है, ऐसा कि मानकर चला जाता है। एक बड़ी राजनीतिक शक्ति इस वक्त जिस हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, जो डिसीजन ले सकती है, और कहीं ना कहीं वो दिखा भी असर। ऐसे में ये जो बात हमारे एक्सपर्ट्स ने कही है कि यही वक्त है कि हम इस लड़ाई को, या अब सब जो भी कह लें, आगे तक हम ले जाएं, पाकिस्तान को पूरी तरह घुटने टेकने पर मजबूर करें। और ये जो मुश्किलें, जो परेशानी है, हम जिसको पिछले 30-40 साल से तो मुसलसल भुगत रहे हैं, कम से कम उसका फाइनली खात्मा करें और हमेशा के लिए इसका खात्मा करें। देखिए, अगर आप पूरा इतिहास आज़ादी के बाद से, पार्टीशन के बाद से आज तक का जितना भी भारत और पाकिस्तान के जितने भी कन्फ्रंट्रेशंस हुए, जितने भी जो है लड़ाइयाँ या लड़ाई के आसपास पहुंचे, तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली घुटने टेकने पड़े। तब उन्होंने एक समय के बाद ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम छद्म युद्ध करेंगे, प्रॉक्सी वॉर करेंगे, हम सामने से लड़ाई नहीं करें, क्योंकि ना उनके पास स्ट्रेंथ है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी, ना उनके पास पैसा है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान उनसे कई गुना भारी है। तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, छद्म युद्ध करता। अब हिंदुस्तान आमने सामने की चीज पे आ गया है कि हम इधर की या उधर की बात करेंगे, अब तुम सामने आओ। अभी तक क्या था, पॉलिटिकल लीडरशिप में इच्छा शक्ति नहीं थी। जैसे कल बात हो रही थी कि जब 26/11 हुआ है तो तीनों सेना के जो चीफ्स थे, जो वो लोग 1 महीने तक वेट करते रहे, सरकार ने उनको बुलाया तक नहीं। तो कहीं ना कहीं पहले, आज से कुछ साल पहले तक ये जो स्थिति थी कि हम कोई भी स्ट्रांग स्टैंड नहीं लेंगे, कोई भी एक कदम ऐसा नहीं उठाएंगे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, हम पाकिस्तान को डोजियर पे डोजियर दिए जा रहे हैं, फिर वो हमसे पूछ रहे हैं, मतलब गलती भी वो कर रहे हैं, चोर भी वही हैं, और वही जो है जज भी बने बैठे हुए हैं। वक्त जाया अलग हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है, धीरे धीरे पब्लिक भूल जाती है, और वही हुआ। मतलब इतने बड़े बड़े जख्म हमको लगे हैं, और हमें वक्त, हमारी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें जो है उनको भुलाने पे उनको मजबूर कर दिया कि इतना समय उन चीजों में लगा दिया। अब आज
आज ये जा रहा है, आज वो हो रहा है, आज हमने ये सबूत दे दिया, अब पाकिस्तान फंस गया, अब एक्शन लेगा। वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान कुछ दिन के लिए उन्हें नजरबंद कर देता था, कुछ दिन उनके अकाउंट सीज कर देता था, उसके बाद फिर ठीक हो जाता था, नए नाम से फिर तंजीमें शुरू कर लेते, नए नाम से शुरू हो जाती थी। तो आप कहीं ना कहीं जो है हम उनको खुद जो है पनपने का मौका दे रहे थे। लेकिन इस बार की जो लीडरशिप है, और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप एक चीज देखें जो पहले कभी नहीं हुई, कि पब्लिक जो आप एक गांव से लेके आप दिल्ली बंबई शहर में जिस तरह से एक आम आदमी इससे जुड़ गया था, गली गली शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले में जिस तरह से लोग सड़कों पे उतर के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिस तरह से नारे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी दबाव है कि अब हमारी जो भोली भाली जनता है उसको हम डोजियर पाकिस्तान को भेजने में और उनको सबूत देने वाली भाषा अब नहीं समझने वाली है। कहीं ना कहीं उसका फिर वो फॉल बैक होगा और वो चुनाव में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार एक्शन लेने का समय था। और इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को हमें तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने देश के लोगों की और फौजियों की मन की बात को समझ के उस पे उन्होंने मुहर लगाई, और जो उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे वो कहीं ना कहीं अमल करके दिखा दिया। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये ना सर कि अब इसको आगे लेकर जाना भी जरूरी है। ये तो आज की बात हो गई, पाकिस्तान को सबक सिखाना, उसको जलील करना, और जिस वजह से हमने ये काम किया है वो पूरी तरह से खात्मा होना, वरना ये मुसीबत तो फिर बनी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान का दाना पानी ही इस पर चलता है, वहां की लीडरशिप सियासी इसी बिना पर इलेक्शन जीतकर आती है, और वहां की फौज का भी कहीं ना कहीं जो है ताकत यही है। तो ऐसे में हमारे पास जो ऑप्शन होने चाहिए सियासी, उस पर मैं बात करूं लीडरशिप के पास कि अब क्या होने चाहिए। देखिए, आप अगर सियासी लीडरशिप की बात करें तो जो फौजी कार्रवाई एक लिमिट तक इंपैक्ट डालती है, लेकिन आज का जो युग है वो युग है आर्थिक शक्ति का। तो अगर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है, उनकी हालत बहुत खराब है, अगर उनके पास चंदा ना हो तो शायद उनके पास खाने को नहीं होंगे, वो अपनी गाड़ियां बेच के तो अपना जो है अपना सामान बेच के तो अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक प्रतिबंध उनके ऊपर आर्थिक रूप से अपने खुद हिंदुस्तान और अपने मित्र देशों के साथ मिलके किस हद तक जो है उनको कहीं ना कहीं दबा सकता है, वो हमें लगातार कार्रवाई करते रहनी है। नंबर 2, आप जिस तरह से उनको पानी रोकने की बात कर रहे हैं, वो एक अगर हमने उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डैम बनाने हैं, जो भी हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर हमने एक बार उसको आपने जनरेट कर दिया, एक बार बना दिया, तो उसके बाद हमेशा हमारे पास एक बटन रहेगा। जैसे तुम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हो, हम कहेंगे जी हम पानी रोक रहे हैं इधर से, क्योंकि उनके पास भी अब जितनी भी फौजी ब्रीफिंग्स होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, उनके पास एक बड़ा टर्म होता है कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं। इस शब्द का मतलब नहीं समझते हैं, ये न्यूक्लियर पावर का न्यूक्लियर बटन होता है इस कमेटी के पास या जो भी उस पैनल के पास। तो हमारे पास भी आज के टाइम में सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन आपकी अर्थव्यवस्था है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कैसे, ये जो पूरा ट्रेड पूरी तरह से बंद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज और है, मैं इमरान जी ऐड करूंगा। देखिए, जैसे हिंदुस्तान 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, 130 करोड़ की जो हमारी वो है, हम बड़े देशों पे भी दबाव बना सकते हैं कि तुमको भैया हम तुम्हारे साथ ट्रेड तब करेंगे जब तुम उधर रोकोगे। हम क्रिकेट की बात करें, अगर हम तब खेलेंगे तुम्हारे साथ अगर तुम हम में से, इन दोनों में से चुन लो कि तुम्हें किसके साथ खेलना है। तो सारी चीजें इकोनॉमी, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहे हैं, जो बड़े बड़े कप होते हैं, वो सब बहुत बड़ी बड़ी, उसमें स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सिर्फ खेल नहीं हो रहा होता, उसमें हजारों करोड़ के स्पॉन्सर्स होते हैं, हजारों करोड़ के पैसों का लेन देन हो रहा होता है। इमरान जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें ये स्टेट लानी है तो बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तान आर्मी के बीच में डिफरेंस लेके आए। पाकिस्तान अवाम जो है वो हमारे ही ब्लड से निकली हुई है, हमारे ही साइड के लोग कुछ उस साइड पे हैं। तो पाकिस्तान अवाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी कंट्री के ऊपर आतंकवाद को रोकना है। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने जो ये सपोर्टेड टेररिज्म है उस पर फोकस करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट घोषित करें। और टेरर स्टेट घोषित करने सुषमा स्वराज तो यूएन में जाकर बोलकर आ गई।
पहले भी उन्होंने कहा था और खुलकर इस बार क्या क्या आई थी वो कि आप जो है टेरर स्टेट है, आप सीधे टेररिस्ट को मौका फराहम कराते हैं, उनको पालते पोसते हैं, तो कहकर आई हैं। नहीं, कहना एक अलग बात है। हमें कौन रोक रहा है पूरे विश्व में कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डायरेक्टली घोषित करे? हम कहते हैं कि ये टेरर स्टेट है, इसके साथ ना हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे, ना ट्रेड रखेंगे और ना स्पोर्ट्स का रिलेशन रखेंगे, ना आना जाना रखेंगे, आना जाना भी बंद हो, आना जाना सब कुछ बंद करें हम उनके साथ। और हम ये कहें क्लियरली कि जो मेजर सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रेड करता है इस कंट्री के साथ या इसकी आर्म फोर्सेस को बनाता है, वो भी उसके साथ भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। और वो सिर्फ चाइना है, और चाइना का 62 बिलियन डॉलर्स का हमारे पे ट्रेड डेफिसिट है। हमारे लिए तो फायदा है, हमारे ट्रेडर के लिए फायदा है अगर चाइना की चीप गुड्स हमारी कंट्री को फ्लड नहीं करती। मैं तो ये स्ट्रेट कहूंगा कि ईरान, अफगानिस्तान और कुछ और नेबरिंग कंट्रीज को साथ लेके हम पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित करें और क्लियरली कहें जो इनके साथ बिजनेस करता है, जो इनके साथ स्पोर्ट्स करता है, खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इशू इनके साथ करता है, तो वो हमारा दोस्त नहीं है और इनसे हम विड्रॉ करें हमारी जितनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वहां से, और कंटिन्यूअस रिलेशंस ब्रेक करें। क्योंकि एक बार हम पूरे वर्ल्ड में दिखा दें कि ये टेरर स्टेट है और ये पाकिस्तान आर्मी की वजह से है और ये पाकिस्तान अवाम की वजह से नहीं है। बहुत बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। ये काम भी अब यही वक्त है, बेहतरीन मुफीद वक्त है, होना शुरू हो जाना चाहिए और मुझे लगता है कि हुकूमत ने शुरू कर भी दिया है। लेकिन मैं खासतौर से सर आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर राजन कुमार। सुषमा स्वराज इस्लामिक मुल्कों का जो एक सम्मेलन होने जा रहा है उसमें खासतौर से इस बार बुलाई गई हैं। बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक पहचान देने, उनकी नुमाइंदगी को बाकायदा हिंदुस्तान में स्वीकार करते हुए इस्लामिक मुल्कों के फेडरेशन ने खास तौर से भारत को भी इस बार मदद किया। पाकिस्तान में इस बात को लेकर सन्न रह गए वहां के लीडरान, मीडिया वहां का हम लगातार देख रहे हैं कि अगर सुषमा स्वराज वहां पर जाती है तो पाकिस्तान इसका बायकॉट करेगा। ऐसे में हमारी इस वक्त पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान है, उनकी आवाज को भी या उनकी ताकत को भी कहीं ना कहीं स्वीकारता देता है इस्लामिक मुल्कों का जो एक फेडरेशन है और भारत को वहां पर बुला रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान इसी से तिलमिलाया हुआ है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे कितने डेकेड से वो चल रहा था, लेकिन वहाँ पे हमेशा कश्मीर के इशू पे हमेशा, और वहाँ पाकिस्तान दादा बनता है, उसको लगता है न्यूक्लियर पावर है, किसी इस्लामिक मुल्क के पास और बम है नहीं, तो वो अपने आप को दादा बताता है इस्लामिक मुल्कों का। जी, लेकिन हमें थोड़ी सी वस्तुस्थिति को समझनी पड़ेगी कि इस्लामिक स्टेट वहाँ पे जो हैं, वहाँ पे चूंकि इंडिया इस्लामिक स्टेट नहीं है, इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो इंडिया को वो, हालांकि पॉपुलेशन यहाँ का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम का, लेकिन वो इसको उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेटस जो होता है, जो कि दूसरे देशों को वो दे चुके हैं, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप जहाँ तक जो अभी कुछ वार्तालाप हो रही थी कि टेरर स्टेट पाकिस्तान को घोषित किया जाए, सवाल है कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर आप समझेंगे तो सवाल है कि टेररिस्ट स्टेट कौन घोषित करेगा। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज के टाइम पे टेररिज्म क्या है, इसी का डेफिनेशन ठीक से पता नहीं है। इस पे डिबेट चल रहा है कि वो टेररिज्म है, वो फ्रीडम फाइटर है, वो क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सकती। जहां तक बात है कि आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उसमें जो जैसे मोहम्मद या हफीज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी पहले हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। सवाल है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरेबिया, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान पे है, वो कैसे दबाव बनाते हैं पाकिस्तान पे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुका है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो सवाल है कि अमेरिका इस बात को वहां पे पाकिस्तान पे दबाव बनाए, चीन उस पे दबाव बनाए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे पाकिस्तान क्या एक्शन ले रही है। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान बोलता है कि हमारे यहाँ से कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जैसे मोहम्मद का सबको पता है कि बहावलपुर में वो जो जैसे मोहम्मद के चीफ हैं मसूद अजहर, वहां पे रहते हैं। अब ये जो आपकी जो हिपोक्रेसी है, जो डबल स्टैंडर्ड है, ये ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुका है। लोग पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान की जो लेजिटिमेसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, वो काफी कम हो चुकी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, और ये भी जो एक अनहोली नेक्सस है, जो वहां की पाकिस्तान की आर्मी है और जो ISI है और उनका जो वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो लिंक है, ये भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री जो है, उनको भी पता है कि वहां से टेररिस्ट ऑपरेट हो रहे हैं।
है, भारत में हमला हुआ है, ईरान में हमला हुआ है, अफगानिस्तान में रोज हमला हो रहा है। लेकिन सवाल है कि जब तक इन ऑर्गेनाइजेशंस पे भारत में जो टारगेट कर रहे हैं वो है आपके लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, तो इस पे जब तक आप लगाम नहीं लगाते हैं तब तक आप भारत को कोई भी क्या सर आपको नहीं लगता कि रूस, अमेरिका और जिन कंट्रीज के आप नाम ले रहे थे, इस सानहे के बाद और इस कार्रवाई के बाद उन्होंने भी काम शुरू कर दिया होगा अपना, और हिंदुस्तान ने जो अपनी कूटनीति है वो तो करना शुरू ही कर दिया था। क्या लगता है कि पाकिस्तान को समझाने की उनकी तरफ से कोशिश तो शुरू हो ही गई होगी अपने तरीके से? देखिए, सवाल है कि अब एक तरह से जो अभी जो एक पहले हमने वहाँ पे जो 12 जो वहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे हमने ये किए थे, उसके बाद ये एस्केलेट हो चुका है। आप इसको वॉर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी आर्मी टू आर्मी बिल्कुल अभी स्टार्ट उस ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन एक ऑलमोस्ट हम उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहाँ पे उस ढंग की स्थिति पैदा हो गई है। उस स्थिति में जो मैं अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनका क्या पोजीशन है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जी सर, मैं आपसे समझूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो एक वक्फा मैं यहां पर ले जाऊंगा, ब्रेक लेना चाहूंगा, और ब्रेक के बाद हम एक एक करके समझेंगे उन कंट्रीज की स्थिति, जो पोजीशन वो किस तरह से हमारे मफाद में कोशिश कर सकते हैं और पाकिस्तान को सही रास्ते पर लाने के लिए। मकसद तो सही रास्ते पर लाना ही है, किसी का नुकसान करना नहीं है। हमारी आर्मी ने भी, हमारे खासतौर से मिनिस्ट्री ने भी साफ तौर पर, फॉरेन मिनिस्ट्री कहा कि हमारा मकसद किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना नहीं रहा है, वहां के अवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ना ही वहां की फौज को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि जो टेररिस्ट जो तंजीमें वहां से चल रही थी उनके अड्डों को खत्म करना था, जो हमारे लिए नाक में दम कर रही थी, और आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, हमें करना पड़ा। यही सबूत हम दुनिया को दिखा रहे हैं। सीधा सा मसला है, आज पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की अपनी आवाम को, हालांकि जवाब उसको देना था, थोड़ा सा आगे आने की कोशिश की लेकिन खदेड़ दिया गया। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद कर्नाटक के अवाम का भी रिस्पॉन्स आया है। क्या कुछ उनका रद्देअमल है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस अटैक से क्योंकि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर, उसके घर के अंदर घुसकर उसको मारा है, और हमारा ये भी दावा है कि हमारी 125 करोड़ जो जनता है हमारी सेना के साथ है। पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, बीजेपी या कांग्रेस, इसका श्रेय कांग्रेस या बीजेपी को नहीं जाएगा बल्कि सेना को जाएगा। सेना ने घुसकर मारा है और हमारा दावा है 2 घंटे के अंदर हम लाहौर के अंदर अपना तिरंगा लहराएंगे। ये पाकिस्तान को हमारा ओपन चैलेंज है। 2 दिन से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है रातों की, उनके इमरान खान हो या है उनके आईजी आसिफ गफूर हो, जो तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। अभी बयान उनका आया है कि हमारे 2 तैयारों को उन्होंने मार गिराया है, बल्कि ये नहीं, हमने उनके तैयारे F-16 को हमने अभी मार गिराया। अगर हमारे मुल्क के ऊपर कोई गलत निगाह से कोई आंख उठाकर भी देखता है तो हम उसके खिलाफ हैं। सबसे पहले जो है हम लोग मुबारकबाद देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान की मिलिट्री को, और उसके साथ साथ जो है उसका जो हमले का जो ये मुंहतोड़ जवाब दिए हैं उसको हम मुबारकबाद देना चाहते हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, हमारी हिंदुस्तान की मिलिट्री को जो है, हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं जो बॉर्डर पर जो पहरा देते हैं उनको फ्रीडम देना चाहिए। आप खुश हैं उससे? हाँ, जो क्रेडिट बीजेपी ले रही है कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या सेकेंड जो सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 करके दिखा रहे हैं, ये सरासर गलत है। एक्चुअली IAF जो पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हुआ था, इसका जवाब देना ज़रूरी था। इसे एक गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, लेकिन जो हुआ है उससे हम बहुत खुश हैं। हमला किया, अच्छा किया, अच्छा तो ठीक है, अच्छा ही है, करना ही चाहिए। दुश्मन को दुश्मन से ईंट को पत्थर के जवाब देना ही है। अब बात करते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, एक बार मैं तारुफ करवा दूं आपसे। मेरे साथ कर्नल अशोक प्रभाकर साहब जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा। अनुराग वर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा, हिंदुस्तान के जाने माने सहाफी के तौर पर आप जाने जाते हैं। कोमोडोर AS बहल साहब को भी हमने मदऊ किया है, और खासतौर से उनसे प्रैक्टिकल जो हालात हैं, और जैसा कि उनका कहना है कि 60 सालों में अब जो नहीं हो पाया वो हो जाना चाहिए, उस पर मैं उनसे बात करूंगा खासतौर से। और डॉक्टर राजन कुमार साहब जो बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, ये बहुत जरूरी है समझने की। इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान के। तो मैं सर एक बार डॉक्टर राजन कुमार के पास जाना चाहूंगा। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनकी क्या सोच है और इस वक्त वो किस तरह से रद्देअमल जाहिर कर सकती हैं, हमारे साथ हो सकती हैं, जरा जल्दी से उस पर रोशनी डाल दीजिए। जी, हमें थोड़ी सी, चूंकि ये वार कोई वीडियो गेम नहीं है तो हमें उसको समझना पड़ेगा, उसके इम्प्लीकेशंस को समझना पड़ेगा। बॉर्डर्स पे इतने विलेजेस हमारे सिविलियंस को समझना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो दूसरे देश हैं वो किस एक्सटेंट तक इंडिया के साथ में है, कहां तक इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितने भी पावरफुल स्टेट हैं इंक्लूडिंग चाइना, जब टेररिस्ट अटैक हुआ था तो भारत की मदद के लिए तैयार थे।
और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात की है और इस तरह के आ रहे हैं कि जो अभी भी इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रहा है अमेरिका और इसके बीच में। लेकिन हमको अमेरिका किस एक्सटेंट तक यहाँ पे साथ देगा, इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की अपनी मजबूरी है और अमेरिका के लिए अफगानिस्तान अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलेस अंटिल अगर फुल स्केल वॉर हो जाए तब सर, तो 71 के दौर में भी अमेरिका की अपनी मजबूरियां थी, उस वक्त तो इंदिरा गांधी ने नहीं सुना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके फैसले हमें ही देखने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। जी, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका उसमें नहीं था, अभी भी पूरी तरह से आपके साथ है या नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। आप अगर स्टेटमेंट को पढ़ें, जो ट्रंप, जो वहां के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पैदा हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो अमेरिका सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है न्यूक्लियर। उनको ये डर है कि अगर कहीं पे पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज होता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो कंट्रोल है वो आर्मी और टेररिस्ट के पास भी जा सकता है। तो हमें ये कोई छोटा गेम नहीं है, हम वॉर के लिए ऑलमोस्ट उस कंडीशन में जा चुके हैं कि वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका जरूर भारत के साथ में था, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है, वो किस एक्सटेंट तक भारत को सपोर्ट करेगा वो हमें समझना पड़ेगा। चीन के साथ, चीन कभी भी ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट, ये भारत के साथ जब युद्ध की बात होती है तो देखें करगिल में भी उसने ओपनली सपोर्ट नहीं किया था, उसने बोला था, पाकिस्तान ने प्रेशर भी बनाया था कि आप उससे वार्तालाप करें। और चीन के साथ अभी दूसरी मजबूरी है, चीन भी यहाँ पे युद्ध इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि चीन का पाकिस्तान में सीपेक के थ्रू आप जो जानते हैं, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, उसमें $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुका है और वो सारे के सारे ठप पड़ जाएंगे अगर वो वहां पे युद्ध की स्थिति शुरू होती है, और उनके सारे जो वर्कर्स हैं उनको वापस जाने पड़ेंगे अगर युद्ध का अलर्ट इश्यू होता है। तो चीन भी उस कंडीशन में नहीं है, तो चीन से हमारे जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो लेना चाहिए। सुषमा स्वराज जी अभी जा रही है, रिक की मीटिंग है, जो 3 ट्राइलेटरल मीटिंग है वो होने वाली है, वहां पे भी हमें चीन से सपोर्ट लेना चाहिए और पाकिस्तान पे प्रेशर बनाना चाहिए कि किस ढंग से हम वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस पे, हमारा मकसद है अभी तत्काल जो लिमिटेड मकसद है कि वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम किस ढंग से काबू में ला पाए। वो अब जब तक पाकिस्तान स्टेट को वहां पे प्रेशर नहीं बनाएगा चीन के माध्यम से या अमेरिका के माध्यम से या रूस के माध्यम से, तब तक उसको आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। एक मेरा छोटा सा सवाल था कि पिछले 10 सालों के अगर आप जो भारत की स्थिति में बदलाव आया 10-15 साल 20 सालों में, जो भारत एक इकोनॉमिक पावर बना, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद एक दुनिया में बहुत बड़ा कंज्यूमर बना, जो भारत की जो बाइंग कैपेसिटी है जिस तरह से बढ़ी है, क्या आज भी हम सन 70-71 की तरह हम दुनिया से सपोर्ट मांगना और हमें मिलना क्या इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है? या हमारी अपनी स्ट्रेंथ इतनी है कि अगर सपोर्ट हमको मिल रहा है, पार्शियल मिल रहा है या पूरा मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बिल्कुल आपसे इन एग्रीमेंट बिल्कुल जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। आज हम ऑलरेडी उस स्टेट पर हैं कि हमारे को पूरा सुप्रीम पावर्स ऑफ द वर्ल्ड सारी कंट्रीज हमारे साथ में जुड़ गई हैं इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आज तो और उस वक्त कर दिखाया था मिसेस गांधी ने, जबकि नहीं थे हमारे साथ लोग, वो हालात थे। आज हमारे पास विल पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, तो हमारे को आगे बढ़ के इसको यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट हमेशा बार बार जो बोगी है न्यूक्लियर वाली पाकिस्तान यूज करता रहा है, पिछले 30 साल से 40 साल से यूज करता रहा है, हम उसके दबके रहे हैं। लेकिन हम बहुत क्लियर होना चाहिए, अगर हमारे को उसके पीछे दब नहीं सकते, उसकी आड़ के अंदर ही एक्सप्लॉइट करता रहे। वी कैन नॉट, टुडे द विल इज देयर दैट वी शुड फेस इट, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए तस्वीरें जिनके जहन्नम के टिकट कटे हैं, उनकी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का दावा है और दावा पुख्ता है, ये सारे के सारे मारे गए। मसूद अजहर केस में बहुत सारे रिश्तेदार भी शामिल हैं। जी सर। तो हम देख रहे हैं कि हमारे को इस कार्रवाई को, न्यूक्लियर को 1999 के अंदर जब वाजपेयी साहब ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, हमारे पीछे पीछे उसने भी पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका पता है उनके पास डिलीवरी की सिस्टम प्रॉब्लम है, उनका नंबर्स की प्रॉब्लम है। तो वी शुड नॉट गेट स्कैर्ड। नोबडी वांट्स, कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की आड़ के अंदर आप हमारे देश के अंदर दहशत फैलाते जा रहे हो, हमारे को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके अंदर आड़ के अंदर डर के नहीं रहेंगे। 1999 के अंदर कारगिल युद्ध के अंदर हमने कंट्रोल किया, हमारे ट्रूप्स को वर्टिकल क्लाइम्स करते करते जाके आपको अटैक करना पड़ा। अगर हम रियर से आते, अगर हम एयर सपोर्ट यूज करते, एलसी क्रॉस करके पीछे से आते, तो हमको कुछ दिन के अंदर खत्म कर देते। हमारी वॉर ऑलमोस्ट 2 महीने तक एक्सटेंड हुई, क्योंकि हमने फिर भी लड़ाई के अंदर भी हम अपने असूल से चल रहे थे, डिसिप्लिन से चल रहे थे। लेकिन आपको कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं है। दिस कंट्री डज नॉट नो एनी डिसिप्लिन। इनकी यहां पर कोई इंटरनेशनल लॉ का जगह नहीं है। तो बहुत क्लियर है कि हमने जो आज डिसीजन लिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वजीर आजम ने आगे बढ़कर डिसीजन लिया है, पूरे देश उनके
साथ में है, पूरा संसार उसके साथ में है, और इस लीड को हम आगे रखेंगे, अपना मोरल हमेशा हाई रहेगा हिंदुस्तानी फौज का और हिंदुस्तान का एज सच। हम डिप्लोमेटिकली आगे हैं, हम मिलिटरीली आगे हैं, हम प्रोफेशनली आगे हैं, एंड एज अ न्यूक्लियर पावर, एज एन इकोनॉमिक पावर आ जाए, एज एन आईटी पावर आ जाए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आईटी के अंदर देखिए आप, पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ डेवलप हो रहा है। द बेस्ट ऑफ आईटी हालात बहुत बदल चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं पिछले 10-15-20 साल। जो बात आप कह रहे थे अनुराग जी, जी बिल्कुल, मतलब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हम मतलब अमेरिका हमको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमारी स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं कर सकता। ये एक पॉइंट हो सकता है। मुझे लगता है एस बैस साहब, आप जो बात कह रहे थे ना कि 60 साल में 70 साल में यही बेहतरीन वक्त है, यही बेहतरीन वक्त है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बारी किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा क्रेडिट लिया है, जैश ए मोहम्मद ने। हमें कोई किसी को डोजियर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, हमारी इकोनॉमिक पावर बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी अगर आज हमने छोड़ दी तो हम कभी भी दोबारा आतंकवाद को रोक नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, और बहुत अहम बात यह है कि अगर सपोज हम ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं और ये वापस इलेक्शन से पहले इंडियन मुजाहिदीन के कुछ एलिमेंट्स को एनकरेज करके सुसाइडल अटैक करते हैं, जैसे कि फ्रांस में हुआ था या यूके में हुआ था, और एक ट्रक लेके आदमी 100-200 लोगों को यूपी में, बॉम्बे में या कहीं और मार देते हैं, तब मैं चाहूंगा उन एक्सपर्ट से पूछना जो आज बोलते हैं कि इनको जाने दो, इंटरनेशनल प्रेशर का पता नहीं क्या हो जाएगा, कंट्रीज हमारे ऊपर क्या बोल देंगी। अरे वो कंट्रीज तो खुद कह रही हैं आपकी अपनी डिफेंस है, आप अपने डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में जो एक्शन लेना चाहते हैं आप लीजिए। वो ये नहीं कह रहे कि अपने सेल्फ डिफेंस पे, मतलब चाइना ने भी कहा, बहुत नपी तुली, उन्होंने कहा कि देख लीजिए भाई, आप लोग अपना देख लीजिए जैसा आपको देखना है। चाइना ये बात जब कह रहा है तो हमें इशारों को अब समझ लेना चाहिए। अगर कोई भी आतंकी हमला इलेक्शन से पहले हुआ या कहीं पे भी लार्ज स्केल हमारे डेथ्स हुई हमारी कंट्री के अंदर, या कोई भी सुसाइडल अटैक्स हुए और उसमें जैश ए मोहम्मद ने नहीं लिया क्रेडिट, तो हम किसको पकड़ेंगे? उसके बाद कराया उन्होंने ही होगा। और आज मैं चाहता हूं, आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात पे बहुत ध्यान से देखें कि आज अपॉर्चुनिटी है एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की, पाकिस्तान को आतंकवाद से बाहर ले जाने की, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी तंग आ चुकी है आतंकवाद से। वो भी चाहती है कि ये सब कुछ बंद करो और कम से कम हिंदुस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाओ, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाओ, दोनों देश प्रॉस्पर करें। हिंदुस्तान लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान लड़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर हिंदुस्तान को पुश किया गया तो हम लड़ाई की तरफ जाएंगे। और जो ये कहते हैं कि उनके पास परमाणु, सर आप कह रहे हैं लड़ाई को पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। आज उन्होंने ये घटिया हरकत जो हिमाकत की है वो किसी भी दबाव में की हो, अपनी आवाम के, अपनी फौज के, पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी जो दबाव था या कुछ करते दिखना, दिन में आकर के उन्होंने जोर मारा, थोड़ा सा जोर मारा, हमने तो घुसने ही नहीं दिया। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, ये हो रही है ना उनकी हिम्मत, इसका मतलब ये एक प्रेशर है, ये एक प्रेशर था उनके ऊपर पूरी कंट्री का जो उनको रिटेलिएट करके दिखाना था। लेकिन मैं यहां एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो बहुत बात होती है परमाणु बम की, आज उनकी समिति की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को चेयर किया था इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी, लेकिन उसमें क्या डिस्कस किया होगा कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली, या जब हमारे इंडियन फोर्सेस अंदर आएंगी तब? अरे अभी तो लड़ाई की बात तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम सिर्फ आतंकवाद रोकने की बात कर रहे हैं और आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। हम पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट नहीं ले रहे, जो कि उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट एक्शन लिया था। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबको कि यह सही समय है, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करें, हम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर डालें। पाकिस्तान अवाम जो है वो टेररिज्म के साथ नहीं है, यह पाकिस्तान आर्मी सिर्फ करवा रही है, उनके ऊपर प्रेशर डालें ताकि वो ये रास्ता छोड़ दें। अगर ये प्रेशर आज हमने हटा दिया तो ये दोबारा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और अगर इलेक्शन से पहले हमारे इनोसेंट हिंदुस्तानियों का खून उन एक्सपर्ट्स के नाम पे है जो बातचीत की बात करते हैं, तो उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, जिन्होंने ये रास्ते से हटाने के लिए कहा गया है, आज जो मौका दिया उसको छोड़ देने के लिए कहा गया है। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। मैं इसको और प्रैक्टिकल समझूंगा। आपने जो बातें कही, आपका कहना है कि यही एक व्यवहारिक सच्चाई है, यही जमीनी सच्चाई है, तो मैं बाकी लोगों से भी समझूंगा कि क्या वाकई ये जमीनी सच्चाई है और कोई ऑप्शन नहीं है। और वहां की आवाम भी आप जो कहने की कोशिश करें कि तंग है, ये बात सच है। मुशर्रफ का आप इंटरव्यू देखिए 2-3 दिन पहले का, उन्होंने कहा कि हमने तैयार किया था, हम जिन्हें हीरो बनाते थे आज वक्त बदल गया, वही विलेन बन गए, लेकिन हमने इंडिया के खिलाफ मुजाहिद तैयार किए थे और आज वो सांप हमें काट रहे हैं। ये उनका खुद कहना था। मतलब वहां की आवाम भी, वहां की लीडरशिप भी इस बात को अच्छे से जानती है और तंग भी है इस वजह से कि इसके चलते बड़ी बदनामी हो रही है उनके मुल्क में, और उनके मुल्क को ही सबसे ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा है। उनके 150 बच्चे मार डाले थे आर्मी स्कूल में, खासतौर से उनके तैयार किए गए तालिबानी मुजाहिदों ने, और देखिए उसके बाद वहां पर क्या हालत
हालत था, लेकिन नहीं सुधरे वो। तो हमें अब उनको सुधारने के लिए सख्त जरूरत है एक्शन लेने की। चुका है पाकिस्तान पूरी तरह से, जो हरकत वो इतने सालों से करवा रहा था, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो घड़ा तो भरना ही चाहिए था। अब भर गया है तो तिलमिला रहा है। दुनिया साथ नहीं है। हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीति के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को अपने फेवर में लाने की कोशिश की और यह सिलसिला जारी है। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर राजन कुमार साहब हैं। राजन कुमार साहब, प्रैक्टिकल बात आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। जो बात कमोडोर एस बहल साहब ने कही कि यही बेहतरीन मौका है, अब इसे हमें नहीं चूकना चाहिए। आपके मुताबिक जो बात वो कह रहे थे कि फिर नहीं तो हम जो बातचीत ही बेहतर तरीका है, ये करना वो करना, उसमें रह जाएंगे, तो फिर जब आगे बड़े नुकसान होंगे तो फिर हमें कुछ कहने के लिए फिर हमारे पास शब्द नहीं होने चाहिए, मुंह नहीं होना चाहिए। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जहां तक बातचीत की बात है, ये तो बात की बात है। हमें बातचीत अभी सबसे जो अहम मुद्दा है कि अभी देखा कि अपने एक एस्केलेशन हो चुका है, और ये जो दोनों के रजीम है, चाहे पाकिस्तान का रजीम हो, इंडिया रजीम, वहां पे जो प्रेशर है, पॉपुलर प्रेशर है, दोनों पे काफी ज्यादा है। और भारत पे अभी चूंकि आप देखें कि यहाँ का एक फाइटर एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे गिरा दिया है, यहाँ के पायलट को कैप्चर कर लिया, तो सबसे ज्यादा अभी ये है कि हम जो पायलट वहाँ पे गए हैं, उनके कब्जे में है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। और अगर हमने उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही क्लियरली बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं। और एक बार अगर कोई भी डेमोक्रेसी, जैसा मैंने पहले बताया, कि स्टार्ट करता है, तो चूंकि वो पूरा पॉपुलर पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व उसमें हो जाता है, वो तो तब तक वहां पे शांत नहीं होगा जब तक कि वो मैसेज ये नहीं जाए कि हमने उस पर एक सही एक्शन लिया और एक विक्ट्री तरह की स्थिति पैदा ना हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि भारत में इस ढंग का माहौल है कि भारत एक्शन लेने वाला है। पहले भी मैसेज दिया गया था कि भारत रिटेलिएट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था और लोगों ने बोला था, और इस मैसेज को समझ के सर्टेन एक्शंस पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, जिसको उसने नहीं लिया है। और पाकिस्तान अभी भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत का मकसद पाकिस्तान को खत्म करना नहीं है। भारत का मकसद है, वहां के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ भारत इस पर गया है, और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वहां पे जो भारत में आतंक फैला रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। क्योंकि स्थिति ये पैदा हो गई थी 2008 में हमने देखा, 2002 उसके बाद हमने देखा कि पठानकोट 2016 में देखा कि आप बार बार भारत कितनी देर तक वेट करेगा। ये बहुत ही मुश्किल हो गया था किसी भी रेजिम के लिए कि कोई भी एक्शन नहीं ले या प्रॉपर एक्शन नहीं ले, ये संभव नहीं था। तो उस कंडीशन में भारत अभी भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है तो पाकिस्तान को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में लेना पड़ेगा। उसको केवल भारत को नहीं, पूरे जो इंटरनेशनल पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी आप एक्शन लीजिए, जिन लोगों ने काम किया है, आप पाकिस्तान को जिम्मेदार मत ठहराइए, उन पर एक्शन लीजिए। जिन लोगों ने काम किया है वो आप ही के यहाँ के लोग हैं। अब हमने जब एक्शन ले लिया, हमारे यहाँ के लोग हैं जिनको आप कैंप बनाकर ट्रेनिंग दे रहे थे, तो फिर आपको तकलीफ हो रही है। हमने तो एक्शन ले लिया, आप कह रहे थे एक्शन लीजिए, हमने एक्शन ले लिया। अब कहां लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, वो हमने आपको कर दिखाया। तो ये जो दोहरा तरीका है पाकिस्तान का, ये भी एक्सपोज हो रहा है। कर्नल अशोक प्रभाकर जी, देखो ये बहुत क्लियर है। अभी ये यहां पर एक्शन हो गया। पुलवामा, एक बता दूं आपको, लास्ट नहीं है। पाकिस्तान यहां रुकने वाला नहीं है, उनकी तंजीम यहां पर रुकने वाली नहीं है। क्योंकि अगर रुकने वाले होते तो ये पहले से कंट्रोल में आ जाते। इनको मार मार की ही जरूरत है। अब मारा गया, समझ गए कि यस नाउ विल दे गो डीपर। अब ये पता लग गया इंडियन एयरफोर्स की रीच यहां तक है, दे विल गो फर्दर डीपर इनसाइड। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान वहां भी पहुंचेगा, विल रीच देयर। इसलिए बहुत जानना जरूरी है। उनके देश को आज ये कंडीशन आ गई है, उनके आवाम को खड़े हो जाना चाहिए। उनके आवाम को अपनी आर्मी के अगेंस्ट खड़ा हो जाना चाहिए। उनको चाहिए, इनके जो लीडर्स बाहर के देशों में बैठे हुए हैं, आपके मीडियम से बताना चाहूं, थ्रू योर चैनल आई वांट टू टेल द पाकिस्तान इज सिटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके देश की हालत क्या हो रही है? आपकी खुद की जो देश में आप बैठे हैं, आप यूरोप में बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, और कंट्रीज में बैठे हैं, आपकी कितनी बेइज्जती हो रही है। लोग वहां पे पाकिस्तानी आपको हिंदुस्तानी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह पाकिस्तानी बोलते, लोग उनको घर नहीं देते, रहने की जगह नहीं देते, जॉब नहीं मिलते, वहां से बेघर हो जाते हैं। जाके आप दुबई की बात करते हैं, दुबई के अंदर जाके वहां पर आप परवाह नहीं करते, सऊदी आपकी परवाह नहीं करता, आप उनकी पूंछ बन के घूमते रहते हैं। तो कृपया करके देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल अपराइजिंग अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। द कंप्लीट अवाम को उठने की जरूरत है। आप जगह जगह जाके, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बिफोर 47 गांधी जी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट उठाया था, आज पाकिस्तान के अवाम को अपनी फौज के अगेंस्ट उठने की जरूरत है। दे शुड नॉट मिसट्रीट यू। अगर नहीं करेंगे तो आप समझिए आपका देश खड्डे से और खड्डे में घुसता चला जाएगा। आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ऐसे आते रहेंगे, इनका पावर कुछ नहीं होगी, आपके देश की हालत खराब होती जाएगी। अगर आप देश को उठकर दिखना चाहते हैं, आप उठिए, उठाइए हथियार। डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दिस
Pakistan army. Hindustan army, आप चाहिए हिंदुस्तानी आर्मी विद सपोर्टिंग यू, द कंप्लीट वर्ल्ड शुड विल गेट टुगेदर विद यू. बहुत अच्छे लोग हैं आपकी कंट्री के अंदर जो चाहते हैं द गुड कल्चर्स, लेकिन आप क्योंकि अपनी अपराइजिंग करके अपने देश के अगेंस्ट, अपनी फौज के अगेंस्ट नहीं उठते हैं, तो आप अपने लिए परेशानी कर रहे हैं. आपका देश खत्म होने जा रहा है. आपका देश पड़ोसियों के साथ में, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, सबसे पंगे ले रहा है. कौन पंगे ले रहा है? देश मतलब पाकिस्तानी आर्मी पंगे ले रही है, ISI पंगा ले रहा है. आपको वापस इनको फेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आप वही टेररिज्म एक्सपोर्ट करेंगे, वही गधे एक्सपोर्ट करेंगे. शर्म आती चाहिए आपको कि आपका देश पाकिस्तान चीन को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है. ऑल द बिगेस्ट लीडर्स इन IT वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया. आप देखिए जाके वहां पे इंडिया वहां पे लीड कर रही है, एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड यू एक्सपोर्टिंग डंकीज. ये बात आप सही कह रहे हैं. वहां के समझदार लोग इसी तरह की बातें करते हैं. जब हम देखते हैं वहां के टेलीविजन चैनल में कुछ अच्छे समझदार लोग भी हैं वहां पे, वो अपनी सरकार को, अपनी फौज को ये बताते हैं कि कहां हिंदुस्तान पहुंच गया और कहां आप ये टेररिस्टों के चक्कर में फंस करके बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी. और नायरा बलोच जो है बलूचिस्तान की बागी लीडर और उनकी जो अथॉरिटी है, उन्होंने बधाई दी कल अनुराग वर्मा जी, और साफ तौर पर ने कहा कि ये पाकिस्तानी आर्मी, जब हम लोगों ने कल जो एक्शन लिया था उसमें उन्होंने कहा कि आपको तो पाकिस्तानी आर्मी को भी टारगेट करना था, आप तो दहशतगर्दों तक ही महदूद रहे, क्योंकि वो लोग इन लोगों से सबसे ज्यादा परेशान है. अपने ही घर में इन लोगों ने अपनों को परेशान कर रखा है. उन्होंने बधाई दी थी और कहा था कि यही बात उन्होंने कही थी कि हिंदुस्तान के पास ये बेहतरीन मौका है, यहां से आप पीछे मत हटना, इस लड़ाई को आखिरी तक ले जाना. प्रभाकर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अब पाकिस्तान अवाम को डिस्टिंक्शन देखना चाहिए कि क्या वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट, जो उनका एक्सपोर्ट है, क्या वो टेररिज्म हो कि क्या वो आर्थिक स्थिति हो जहां पे वो अपने आप को भी ऊंचा उठा सकें और हर पाकिस्तानी गर्व से कह सके कि वो पाकिस्तानी है, ना कि वो हिंदुस्तानी है बाहर जाके, या ये ना कहे कि वो पाकिस्तान का है, ताकि लोग उसके पीछे स्कॉटलैंड यार्ड, CIA और बाकी सब ना लग जाए. और लोग जो दुनिया के देश हैं, आज कोई भी पाकिस्तानी को अंदर घुसना नहीं चाहता कि वो पाकिस्तानी आए. प्रभाकर जी ने बिल्कुल सही बोला है. अवाम को अब अपनी आवाज उठानी पड़ेगी. कितनों को मारेगी पाकिस्तान आर्मी? आप डरिए मत, आपके साथ पूरा वर्ल्ड है, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है, आपके साथ आपके ही अपने अवाम के भाई लोग हैं. जी बिल्कुल. मैं अनुराग जी आपके पास आना चाहूंगा. वहां के लोग भी तंग हैं. बलूचिस्तान मूवमेंट के लोगों में बहुत खुशी है कि कम से कम हिंदुस्तान ने इतने सालों बाद, उन्होंने कहा, नायला बलोच ने कहा कि कम से कम हिंदुस्तान ने इतनी ताकत तो दिखाई, और ये ताकत बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी. ठीक है, लेकिन आप इस लड़ाई को आखिरी तक ले जाना. देखिए, इस चीज़ को तो जो हमारे बलोच के लीडर्स के साथ हमारे अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, उनसे जो उनका मॉरल सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना जायज़ है. और नंबर 2, सबसे बड़ी इस स्थिति में देखिए, पाकिस्तान का जो दोस्त दिखता है वो पाकिस्तान का एक्चुअली दोस्त नहीं है. वो किसी ना किसी स्ट्रैटेजिक रीजन की वजह से उसके साथ दिखता है. चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, वो तो जमीनी कब्जा करता चला जा रहा है. पाकिस्तान गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहा है. बिल्कुल, वो इंटरेस्ट है. जेट ट्रैप में जा रहा है पाकिस्तान. जी, वो पाकिस्तान, देखिए अब पाकिस्तान उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो उसका सर्वनाश किस समय होगा वो सिर्फ डिसाइड होना है. होना तो ही है जी. वो इकोनॉमिकली वो जिस पोजीशन में पहुंच चुका है, आज उसके पास उभरने का कोई रास्ता नहीं. कितने चंदा, कितनी दया पे वो कितने साल चलेगा, वो देखने वाली बात है. तो उनका आज से 5 साल बाद खात्मा होगा, 10 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, ये सोचने वाली बात है. तो ये वहां की लीडरशिप भी शायद समझती है. तो वो अब जो वहां पे सिस्टम बना हुआ है, जिस तरह से आतंकवादी संगठन पैरेलल गवर्नमेंट्स जिस तरह से चला रहे हैं, पहले इन्होंने उनको जो है शेल्टर दिया, उनको फैसिलिटीज दी, उनको जो है पावरफुल बनाया. अब वो इतने पावरफुल हो गए कि अब इनकी नहीं सुनते हैं. अब इनके बराबर वो पावरफुल हो चुके हैं. आज क्या, अगर आप ये सोचें, अगर इमरान खान चाहें फौज को, अपनी आर्मी को क्या जो है इग्नोर करके इन संगठनों पे कोई कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. ये सवाल, ये जवाब इस दुनिया में हर एक आदमी का यही जवाब होगा. शायद दिल से इमरान खान खुद भी यही कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता. तो जब उनके पास ये शक्ति ही नहीं है तो उन्हें तो अब तो चाहिए वर्ल्ड को ओपन. अच्छा, और जो आज सबसे मजेदार चीज है, जो आप आज रिटेलिएट कर रहे हो, अपने आतंकवादियों पे जो अटैक हुआ है उसको आप रिटेलिएट कर रहे हो, जैसे उनके बड़े प्रिय, उनकी अपनी सेना थी. लेकिन अगर इंटरनल सिस्टम में देखा जाए तो एक्चुअली
छद्म युद्ध के लिए, जो प्रॉक्सी वॉर के लिए, यही तो उनके सैनिक हैं। तो वो उनकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो करेंगे और आखिरी तक उनकी रक्षा वही करेंगे, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर चलाना ही तो उनका मकसद है और वो इसको लंबा ले जाना चाहते हैं।